वेलकम टू शून्य अकेडमी। जैसा कि हम लोग नदियों का अपवाह पढ़ रहे हैं, अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछली क्लास में हम सिंधु नदी तंत्र को कंप्लीट किया। ठीक है, आज की क्लास में हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ेंगे। जैसा कि सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम ये जान लें थोड़ा सा कि सिंधु नदी तंत्र भारत का सबसे पश्चिमी अपवाह तंत्र है और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भारत का पूर्वी अपवाह तंत्र है। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए फटाफट इनके क्या फैक्ट्स हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, यहाँ से उनको क्लियर करते हैं। तो जैसा कि एक ब्रह्मपुत्र नदी का एक जो है अपवाह डायग्राम यहाँ पे मैंने पहले से बना रखा है। ठीक, तो अब आइए यहाँ पे हम डिटेल करते हैं। तो मेन रिवर कौन सी है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में? मेन रिवर ब्रह्मपुत्र है। कौन है? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, इसकी कई फैक्ट्स हैं शुरू से ही। पहला पॉइंट क्या है कि इनका उद्गम पॉइंट हम देखेंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल रिवर है। सिंधु भी इंटरनेशनल रिवर है ना? सिंधु नदी जो है तिब्बत से निकल करके भारत होते हुए पाकिस्तान में प्रवाह कर रही है ना? तो 2 से अधिक देशों में प्रवाह की इंटरनेशनल रिवर है। इसी तरीके से ये भी नदी ब्रह्मपुत्र भी तिब्बत से निकल करके ही, ठीक है, तिब्बत से निकल करके, ठीक है, तो भारत आ रही है, भारत से फिर बांग्लादेश में प्रवाह करती है। ये भी अंतर्राष्ट्रीय नदी है। भारत में प्रवाह करने वाली ये सबसे बड़ी नदी है। भारत में प्रवाह करने वाली ये सबसे बड़ी नदी है। तो यहाँ पे पहले इसका हम उद्गम देखें तो इसका जो उद्गम पॉइंट्स है वो तिब्बत के पठार में अवस्थित जो है चेमा यांगडुंग ग्लेशियर है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है चेमा यांगडुंग ग्लेशियर, ये इसका उद्गम पॉइंट है। चेमा यांगडुंग ग्लेशियर, ठीक है, चेमा यांगडुंग ग्लेशियर इसका उद्गम पॉइंट है। और ये जो ग्लेशियर है चेमा यांगडुंग, ठीक है, ये मानसरोवर झील, मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में अवस्थित है। ठीक है, तिब्बत में इस नदी को, ध्यान दीजिएगा, तिब्बत में इस नदी को यानी ब्रह्मपुत्र नदी को, जिसको हम ब्रह्मपुत्र कह रहे हैं, ठीक है, तिब्बत में इसे सांगपो नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी का कई नाम है, ठीक है, ये कुछ दूरी तय कर रही है जिसका नाम ही चेंज हो जा रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट इस नदी में यही है। ठीक है, तिब्बत में इसे सांगपो नाम से जाना जा रहा है। आइए इसके पहले नाम को हम कंफर्म कर लेते हैं। टोटल लंबाई यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, टोटल कितना लंबा इसका प्रवाह है, तो 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर इसका प्रवाह है टोटल। जिसमें आप देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे मानचित्र पे भी देखते चलिए, रेखा डायग्राम पे, कि ये हिमालय, महान हिमालय की जो श्रृंखला है, ये देखिए महान हिमालय की सीरीज है, महान हिमालय की सीरीज के समानांतर, महान हिमालय की सीरीज के समानांतर 1100 किलोमीटर ये महान हिमालय सीरीज के समानांतर प्रवाह कर रही है कि नहीं? यह नदी यानी ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, महान हिमालय के समानांतर 1100 किलोमीटर प्रवाह कर रही है ना? जब वो तिब्बत के पठार से यानी कि चेमानडुंग ग्लेशियर से जब निकलती है ना, तो 1100 किलोमीटर ये जो है महान हिमालय के समानांतर प्रवाह करती है। ठीक है, फिर मूर्ति कहाँ पे है? ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे है नामचा बरवा पर्वत, जो कि महान हिमालय का सबसे पूर्वी पर्वत चोटी है ना, नामचा बरवा। ये कौन सा पर्वत है? नामचा बरवा। नामचा बरवा के पास ये जो है एक मोड़ ले रही है, एक मोड़ लेती है और वहां पे गार्ज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? गार्ज का। नोट कर लेंगे आप, फटाफट नोट करते चलिए। नामचा बरवा पर्वत के पास, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, क्या कर रही है? मोड़ ले रही है, यानी कि गार्ज का निर्माण कर रही है, गार्ज का निर्माण करती है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये महान हिमालय सीरीज को काट रही है ना? महान हिमालय सीरीज को क्या कर रही है? काट रही है। तो जो गार्ज का निर्माण करती है वहां उसे, उस गार्ज का नाम क्या है? उसे दिहांग गार्ज के नाम से जाना जाता है। किस गार्ज के नाम से जाना जाता है? दिहांग गार्ज। समझ में आ रहा है ना? ऐसे सिंधु नदी महान हिमालय पर्वत श्रेणी के सबसे पश्चिमी भाग में, जहां पर नंगा पर्वत था, वहां पे लद्दाख सीरीज को वो काटी थी और वहां पे उसको किस गार्ज के नाम से जाना गया था? सिंधु गार्ज के नाम से जाना गया था। और ये देखिए यहाँ पे काट रही है और इस पे यहाँ इसके किस नाम से जाना गया? दिहांग गार्ज के नाम से जाना गया। बात समझ में आ रही है?
अच्छा, इसका जो परिवर्तित नाम का कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा उसको समझते हैं। परिवर्तित नाम है ना, ब्रह्मपुत्र नदी का परिवर्तित नाम पहले समझते हैं कि तिब्बत में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फटाफट नोट करते चलिए, तिब्बत में इसे किस नाम से जाना गया? तिब्बत में इसे सांगपो, सांगपो नदी, ठीक है। और जब ये भारत में यानी अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल में, ठीक है, अरुणाचल में इसे जो है दिहांग नदी के नाम से जाना गया। दिहांग, जहां दिहांग गार्ज का निर्माण कर रही है, दिहांग नदी के नाम से जाना गया, ठीक है। उसके बाद जब पासी घाट के पास असम का एक शहर है सादिया, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, यहाँ पे एक क्षेत्र है, घाटी टाइप का क्षेत्र है जिसे पासी घाट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी कि सादिया के पास कई नदियां इसमें आकर के, दिबांग, लोहित, सुबनश्री, धनश्री, ये सब नदियां इसमें आकर के मिल रही हैं उसी एरिया में। पासीघाट एक बड़ा क्षेत्र है ना, वहां पे आकर के वो सादिया नगर के पास ही पड़ता है। तो वहां पे जब वो नदी मिलती है तब इसका नाम क्या हो जा रहा है? ब्रह्मपुत्र हो जा रहा है वहां पे। यानी कि आप कह सकते हैं कि असम में इसका नाम क्या हो गया है? ब्रह्मपुत्र हो गया है। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से ये प्रवाह करती है। और देख रहे हैं ये देखिए धुबरी, धुबरी असम का ही एक जो है सबसे कह सकते हैं कि लास्ट पॉइंट है बांग्लादेश के बॉर्डर पर, ठीक है। धुबरी के पास, धुबरी के पास ये बांग्लादेश में एंट्री करती है। और जब ये बांग्लादेश में एंट्री करती है तब इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना नदी होता है। कौन सा? बांग्लादेश में, बांग्लादेश में इसका नाम क्या होता है? जमुना नदी होता है। तो इस तरीके से इसका नाम देखिए बदला है। उसके बाद ये फिर आकर के गंगा की शाखा, जो मेन शाखा जिसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है, उसमें मिलती है और फिर पद्मा नाम से आगे बढ़ती है। अभी इसको मैं डिटेल कर रहा हूँ। तो देखो कैसे कैसे नाम बदला है। तिब्बत में सांगपो, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, दिहांग घाट से एंट्री करने के बाद दिहांग नदी होती है। सादिया यानी असम में एंट्री जब ये करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। फिर धुबरी के पास जब धुबरी से बांग्लादेश में एंट्री करती है तो वहां पे इसे जमुना नाम किया जाता है। जमुना नदी, यमुना नहीं, जमुना। यमुना किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है ना। अभी गंगा तंत्र हम लोग पढ़ेंगे, वो बाकी है ना। तो यमुना तो गंगा की सहायक है, जमुना हो गई। और इसके बाद में अब और क्या इंपॉर्टेंस है उसको समझिए, ठीक है। मिटा रही सर, ये नोट कर चुके हैं आप लोग, ठीक। ब्रह्मपुत्र नदी जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी में कई नदियां आकर के मिल रही हैं ना, कई नदियां इसमें आकर के मिलती हैं। तो ये इसमें अवसादों की अधिकता पाई जाती है ना। ढेर सारे अवसाद लेकर के, इसकी जो सहायक नदियां हैं वो ढेर सारे अवसाद ले आकर के इसमें मिलाती हैं, जिसके कारण इसका जो तंत्र है, इस नदी का जो तंत्र है ना, अवसादों के कारण, अवसादों के कारण, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र, अपवाह तंत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र क्या रहता है? अस्थिर रहता है, अस्थिर रहता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र क्या रहता है? अस्थिर रहता है। जिसका परिणाम क्या है? जिसका परिणाम यानी परिणाम स्वरूप, ठीक है, परिणाम स्वरूप यह नदी, परिणाम स्वरूप यह नदी क्या करती है? यह नदी, ठीक है, नदी द्वीप का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? नदी द्वीप का निर्माण करती है। नोट कर लीजिए इसको फटाफट, ठीक है। यह नदी नदी द्वीप का निर्माण करती है, ठीक है, जिसमें आप जान लीजिए कि सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप, ठीक है, सबसे बड़ा नदी द्वीप वो कौन सा नदी द्वीप है? मांजुली, मांजुली द्वीप, ठीक है, पूरे एशिया कॉन्टिनेंटल का, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। समझ में आ रहा ना? ठीक, सबसे बड़ा नदी द्वीप है पूरे एशिया कॉन्टिनेंटल का, मांजुली, है ना, जो कि किस नदी द्वारा निर्मित है? ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है। मांजुली द्वीप किस नदी द्वारा निर्मित है? ब्रह्मपुत्र नदी द्वीप। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी से निर्मित है। अगर लोकेशन पूछा जाए कि मांजुली द्वीप कहाँ पर है या किस राज्य में है, तो आपका जवाब क्या होगा? असम में है। ये किस राज्य में अवस्थित है? असम में अवस्थित है। बातें क्लियर हो रही नहीं क्लियर हो रही? फटाफट आपने क्लियर किया कि इसमें कई सहायक नदियां देख रहे हैं यहाँ से, इधर से दिबांग, लोहित, ठीक है, धनश्री, मानस, सुबनश्री, है ना। आगे बढ़ेंगे तो फिर इसी में संकोश, भूटान से आती है नदी, धुबरी के पास मिल रही है। तीस्ता नदी जो कि
कहाँ से निकल रही है? तीस्ता नदी निकलती है हिमालय की भारत में सबसे जो ऊंची चोटी है कौन सी है? मैंने बताया था हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, कंचनजंगा से निकलती है। ठीक है, दार्जिलिंग पहाड़ी को काटते हुए, दार्जिलिंग पहाड़ी को काटते हुए, जो कि कंचनजंगा के दक्षिण में सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे दार्जिलिंग पहाड़ी है, दार्जिलिंग पहाड़ी को काटते हुए तीव्र कटान करते हुए ये आकर के कहां पे मिलती है? बांग्लादेश में मिल जाती है। किससे? ब्रह्मपुत्र नदी से। और जब तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है तभी उसका नाम परिवर्तित होकर के क्या हो जाता है? जमुना हो जाता है। तीस्ता नदी जब ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है तब उसका नाम परिवर्तित होकर के क्या होता है? जमुना होता है। अच्छा, तीस्ता नदी पे एक और मैं इंपॉर्टेंट बात आप लोग को बता दूं, ठीक है, इसको यहाँ पे ये चीज आप नोट कर चुके ना, इसको मिटा दे रहे हैं। तीस्ता नदी पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि पहले तीस्ता नदी गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी, है ना। पहले तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी हुआ करती थी? गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी। तब 1787 के से पहले, 1787 से पहले नोट कर लिए, 1787 से पहले, ठीक है, तीस्ता नदी, तीस्ता नदी गंगा की सहायक थी, गंगा की सहायक नदी थी, है ना। लेकिन हुआ क्या कि 1787 में आकस्मिक बाढ़ आया, ठीक है, आकस्मिक बाढ़ आने के कारण, ठीक है, आने के कारण, ठीक है, नदी का मार्ग क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। बात समझ में आ रहा ना? नदी का मार्ग क्या हुआ? परिवर्तित हुआ। किस नदी का? तीस्ता नदी का। इस तीस्ता नदी का मार्ग परिवर्तित हुआ, ठीक है। परिवर्तित होने के बाद अब ये तीस्ता नदी कहां पे चली गई? जाकर के जमुना यानी कि ब्रह्मपुत्र में मिलने लगी, ब्रह्मपुत्र में मिल गई, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल गई, जिसके बाद से ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में मेन रिवर है कौन? तीस्ता नदी। तीस्ता नदी के तट पर एक शहर है जलपाईगुड़ी, है ना, वो तीस्ता नदी के तट पर अवस्थित है। समझ में आ रहा ना? ठीक है। तीस्ता की भी कुछ सहायक नदियां हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक तीस्ता की सहायक नदियों में रंगपुर, रंगित और सेवक हैं, जिसमें रंगित इंपॉर्टेंट है। रंगित के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, है ना। अगर आपसे कोई पूछता है कि तीस्ता नदी निकल कहां से रही है, तो मैंने बताया कि कंचनजंगा से, ठीक है। तीस्ता की सहायक नदी, तीस्ता की सहायक नदी जो है उसमें रंगपो, रंगित, ठीक है, और सेवक, ये नदियां हैं जिसमें रंगित इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि रंगित जो नदी है ना, ये सिक्किम की पहाड़ी से, सिक्किम की पहाड़ी मतलब वही दार्जिलिंग पहाड़ी से, है ना, सिक्किम की पहाड़ी से निकलती है और ये इस नदी में जो है जल क्रीड़ा, राफ्टिंग, ये राफ्टिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। रंगित नदी जो है राफ्टिंग, राफ्टिंग, ये राफ्टिंग एक जल क्रीड़ा होता है, ठीक है, क्रीड़ा मतलब खेल कूद, है ना, समझ में आ रहा ना। तो ये राफ्टिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ये ऐसा आप लिख लीजिए, राफ्टिंग के लिए क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। समझ में आ रहा ना? रंगित नदी किसकी सहायक है? तीस्ता की। यहां तक बातें समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि संकोच नदी आप देख रहे हैं कहां से निकल रही है? भूटान से निकल रही है और धुबरी के पास आकर के असम, वो ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जा रही है, असम में ही, है ना, धुबरी के पास, ठीक है। उसके बाद मानस नदी, ये भी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की, ये हिमालय पर्वत श्रेणी से निकल रही है और अरुणाचल प्रदेश होते हुए फिर असम में आकर के मिल जा रही है, ठीक है, किससे? ब्रह्मपुत्र से। सुबनसिरी नदी, सुबनसिरी नदी देखिए यहाँ पे मिकिर और सॉरी मिकिर नहीं, ये कौन सी नदी है? सुबनसिरी। सुबनसिरी नदी जो है मिरी और अबोर, मिरी और अबोर, मिसमी, ये सब पहाड़ियां कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, बताया गया। मिरी और अबोर पहाड़ी के मध्य से होकर के आती है और पासी घाट में जो है किससे मिल जाती है? सादिया नगर के पास
ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जा रही है। तो इस ब्रह्मपुत्र की हेल्पिंग रिवर है ना। अगर किनारे की बात कही जाए कि ब्रह्मपुत्र की हेल्पिंग रिवर में बाएं किनारे और दाएं किनारे, तो देखिए इधर से नदी आ रही है, इसका मतलब इधर इस नदी के इधर का भाग, उत्तर का भाग, ये दायां किनारा होगा और दक्षिण का भाग क्या होगा, बायां किनारा होगा। समझ में आ रहा है ना। तो दाएं किनारे से मिलने वाली नदियों में, प्रमुख नदियों में सुबनश्री है, मानस है, संकोश है और तीस्ता है। बातें क्लियर हो गई ना, ये इंपॉर्टेंट नदी है। ठीक है, बाएं किनारे में देखिए धनश्री है, बराक, बराक भी बाएं किनारे से आकर के, बस फिलहाल बराक का नाम आगे परिवर्तित है, वो मूलतः इसमें नहीं मिल रही, वो पद्मा में जाकर के मिल रही है। अभी मैं बराक के बारे में बता रहा हूँ। बराक और धनश्री दोनों नागा पहाड़ी से निकल रही है। कहां से निकल रही है, नागा हिल्स। नागा हिल्स कहाँ पे है, नागालैंड में है कि नहीं, बताया गया है ये सारी चीजें। तो नागा पहाड़ी के उत्तरी भाग से धनश्री नदी निकलती है, जो पासी घाट के पास या सादिया नगर के पास जो है ब्रह्मपुत्र में आकर के मिल रही है। ठीक है, और नागा पहाड़ी के दक्षिणी भाग से निकल करके, दक्षिणी भाग से निकल रही है बराक नदी। और कैसे आ रही है देखिएगा, ये देखिए यू आकार में प्रवाहित हो रही है। ये आती है वहां से बहते हुए नागा से मणिपुर होते हुए मिजोरम आती है, मिजोरम से फिर उल्टा जा रही है, उत्तर की तरफ प्रवाह कर रही है, फिर असम, असम से फिर ये मेघालय जा रही है। मेघालय में कहा जानते हैं, मेघालय में जब जाती है तो ढेर सारा जल इसको मिल जाता है। कहां मिलेगा मेघालय में सबसे ज्यादा जल इसको, सोचिए, जहां पे सबसे अधिक वर्षा होती होगी। तो सबसे अधिक वर्षा कहां पे होती है, मासिन राम में, चेरापूंजी, है ना, चेरापूंजी हिल्स के पास मासिन राम, यहां नोट कर लीजिए, है ना। ये पूछा जा सकता है इसके बारे में, तो आप इसके बारे में लिख लीजिए कि नागा पहाड़ी से निकलकर, ठीक है, मणिपुर, मिजोरम होते हुए सिलचर, कछार, मासिन राम। सिलचर कहाँ पे है, असम में ना, सिलचर, कछार, मासिन राम, चेरापूंजी, है ना, चेरापूंजी होते हुए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, चेरापूंजी होते हुए फिर ये बांग्लादेश में एंट्री करती है ना। यहाँ पे 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, जैसे मासिन राम, है ना। तो मासिन राम क्या है, किस लिए फेमस है, कि सर्वाधिक वर्षा की दर, है ना, वहीं पे प्राप्त होती है। यानी सबसे अधिक, एक पर्टिकुलर एरिया की बात की जाए कि सबसे अधिक वर्षा पूरे वर्ल्ड में कहां पे हो रही है, तो आपका जवाब होगा कि शिलांग पठारी पर स्थित, शिलांग के पठार पर स्थित मासिन राम, है ना। मासिन राम एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे सबसे अधिक वर्षा हो रही है ना, चेरापूंजी के पास। ठीक है, दूसरा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट देखिए, एक जगह आ गया सिलचर। सिलचर किस लिए फेमस है जानते हो, नहीं पता, सिलचर नहीं पता किस लिए फेमस है। सिलचर के बारे में आप जान लीजिए कि जब जो आपका उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा बना हुआ है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा, तो पूर्व पश्चिम जो गलियारा है, ठीक है, तो पूर्व पश्चिम गलियारा वो कहां से कहां तक है, पूर्व पश्चिम, पश्चिम में पोरबंदर से लेकर के, पश्चिम में पोरबंदर, पोरबंदर कहां पे पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। कहां पे है, गुजरात, समझ में आ रहा है ना। पश्चिम में पोरबंदर से लेकर के पूरब में सिलचर तक, पूरब में कहां तक है, सिलचर तक है। सिलचर कहां पे है, ये असम में पड़ता है, असम, समझ में आ रहा है ना। ये कौन सा गलियारा है, ये पूर्व पश्चिम गलियारा है, पूर्व पश्चिम गलियारा, है ना। गलियारा मतलब ये किससे संबंधित है, रोड है भाई, रोड से संबंधित है ना। हम लोग पढ़ेंगे जब परिवहन, तो वहां पे इन चीजों को समझा जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा पकड़ते चलिए चीजों को, है ना। ठीक है, तो पूर्व पश्चिम गलियारा में सिलचर एक जगह आपको मिल जा रहा है। मासिन राम मिल गया। जब वर्षा, अभी फिलहाल हम वर्षा पढ़ नहीं रहे, लेकिन वर्षा के कॉन्सेप्ट यहाँ समझ लो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक वर्षा अगर प्राप्त हो रही है तो उसी क्षेत्र में, मेघालय की पहाड़ी में, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या कि अब ये जो बराक नदी है, ठीक है, बराक नदी बांग्लादेश में एंट्री करती है। अब बांग्लादेश में जब एंट्री करती है ना, तो इसका नाम बराक से नाम बदल जाता है। क्या हो जाता है नाम इसका, सुरमा। बराक नदी का बांग्लादेश में नाम क्या होता है, सुरमा नाम होता है, समझ में आ रहा ना। ठीक है, और ये आती है सुरमा नाम से आगे बढ़ती है, ठीक। और इधर से आप देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ब्रह्मपुत्र नदी कहां से बांग्लादेश में एंट्री कर रही है, तो आपका जवाब होगा धुबरी के पास। धुबरी किसका शहर है, असम का, है ना, बॉर्डर वाला क्षेत्र है। धुबरी के पास एंट्री करती है, फिर इसका नाम, ब्रह्मपुत्र का नाम क्या होता है, जमुना। ठीक है, इधर से गंगा, गंगा जब वेस्ट बंगाल में जाती है तो कोलकाता से पहले गंगा भी 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, इसकी 2 शाखाएं हो जाती है। एक मेन शाखा आगे बढ़ती है जो कि बांग्लादेश में जाती है, दूसरी शाखा
कोलकाता की तरफ, कोलकाता शहर की तरफ बढ़ती है, जिसको हम हुगली नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा ना? हुगली को अभी छोड़िए, जब हम गंगा तंत्र पढ़ेंगे तो वहां इन चीजों को डिटेल किया जाएगा। आइए, ये जो भागीरथी यानी मेन जो ब्रांच है गंगा, ठीक है, ये जब एंट्री करती है मुर्शिदाबाद, कोलकाता का एक शहर है, मुर्शिदाबाद के पास से ये बांग्लादेश में एंट्री करती है। और जब ये बांग्लादेश में एंट्री करती है तो वहां पे इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा हो जाता है। वहां पे इसका नाम पद्मा होता है, ठीक है। अब पद्मा नाम से ये आगे बढ़ रही है पाबना के पास। पाबना एक शहर है या एक प्लेस है बांग्लादेश का। पाबना, अब ये देखिए, ये बांग्लादेश का डायग्राम है, ये सब बांग्लादेश है ना, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, ये सब बांग्लादेश है। तो पाबना के पास ये पद्मा और जमुना आपस में मिल जाते हैं। पाबना के पास पद्मा और जमुना आपस में मिलते हैं। मिलने के बाद क्या होता है कि पद्मा नाम से आगे बढ़ रही है नदी। आगे नदी किस नाम से बढ़ रही है? पद्मा नदी के नाम से बढ़ती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि अब इसी में ये बराक नदी, जिसका परिवर्तित नाम सुरमा है, वो चांदपुर में, ढाका के दक्षिण में पड़ता है चांदपुर। यहाँ पे ढाका है। ढाका क्या है? कैपिटल है। किसकी कैपिटल है? बताइए। ढाका कैपिटल है बांग्लादेश की, है ना। तो ढाका के दक्षिण में चांदपुर एक जगह है ना। चांदपुर के पास सुरमा और पद्मा आपस में मिलती हैं, है ना। फिर पद्मा नाम से आगे बढ़ती है कि नहीं? सुरमा और पद्मा आपस में मिलती हैं। मिलने के बाद इनका नाम मेघना हो जाता है। मिलने के बाद इसका नाम क्या होता है? मेघना। समझ आ रहा ना? मेघना होता है। और मेघना नाम से ये नदी आगे बढ़ करके बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। समझ में आ रहा है ना? बातें क्लियर हुई? ठीक है। तो ये हो रहा है कॉन्सेप्ट आपका ब्रह्मपुत्र नदी का। ब्रह्मपुत्र नदी का ये हो गया कॉन्सेप्ट। इसके अतिरिक्त देखिए कुछ और छोटी छोटी नदियां हैं। अब हम अगर इधर पढ़ ही रहे हैं तो देख लें। जैसे कि एक नदी है जिसे मणिपुर की नदी है, मणिपुर के नाम से ही जाना जाता है। वह नदी क्या कर रही है? इसका तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब मणिपुर नदी देख लीजिए। मणिपुर नदी जो है ना, मणिपुर पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, और उत्तर की तरफ प्रवाह करती है। कहाँ प्रवाह करती है? उत्तर की तरफ प्रवाह करके, उत्तर की तरफ प्रवाह कर, ठीक, जाती है, लोकटक झील में मिलती है। लोकटक झील में, ठीक है, लोकटक झील में मिल जाती है। लोकटक झील में मिलने के बाद फिर ये चिदविन घाटी होते हुए इरावदी नदी में मिलती है। चिदविन घाटी, चिदविन घाटी होते हुए इरावदी नदी में मिल जाती है। इरावदी नदी में मिल जाती है। इरावदी जानते हैं म्यांमार की नदी है, म्यांमार की। समझ में आ रहा ना? इरावदी में मिल जाती है। इसके अलावा एक और नदी है मणिपुर की, वो है कालदान नदी। कौन सी नदी है? कालदान। कालदान नदी जो कि मणिपुर की दक्षिणी, मणिपुर पहाड़ी के दक्षिणी भाग से निकल करके सीधा बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिरा देती है। तो बात क्लियर हो गई ना? ये रहा मेरा क्या, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का। एक बार फिर से हम इसको फटाफट करके नोटिस कर पॉइंट आउट कर लेते हैं क्वेश्चन कैसे बनेंगे। जैसे आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी बताइए। तो भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। दूसरा पॉइंट पूछेगा कि भारत में बहने वाली नदी जिसके पास सबसे अधिक जल क्षेत्र है या सबसे अधिक जल है, या आयतन की दृष्टि से, जल के आयतन की दृष्टि से सबसे अधिक जल क्षमता वाली नदी कौन सी है? उस केस में भी ब्रह्मपुत्र नदी ही है। उस केस में गंगा नहीं है। समझ आ रहा है ना? जबकि ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में विस्तार बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके पास जल बहुत है, इसके पास जल ज्यादा है। समझ में आ रहा है ना? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम परिवर्तित है। पहले सांगपो होता है, फिर दिहांग होता है, फिर ब्रह्मपुत्र होता है, फिर जमुना होता है। बातें क्लियर हुई? कहां कैसे हो रहा मैंने बता दिया, ठीक है। लगभग 1100 किलोमीटर ये महान हिमालय श्रेणी के समानांतर प्रवाह करती है और नामचा बरवा पर्वत के पास मुड़ती है और वहां यांग्याव दर्रे से, यहाँ एक दर्रा है यांग्याव दर्रा, यांग्याव दर्रे से ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है और वहां पे इसका नाम दिहांग होता है, ठीक है। सारिया नगर के पास, पासी घाट वहां एक क्षेत्र है, ठीक है। सारिया नगर के पास इसमें दिबांग, लोहित और कई छोटी नदियां आकर के मिलती हैं। फिर इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है और ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के साथ साथ इसमें कई सहायक नदियां आकर के मिल रही हैं बाएं और दाएं किनारे से, ठीक है। धुबरी के पास, असम के धुबरी शहर के पास ये जो है फिर क्या करती है?
बांग्लादेश में एंट्री हो जाती है। इससे एक चीज ये भी क्लियर हो गया कि धुबरी शहर जो है बांग्लादेश के तट पर अवस्थित, बांग्लादेश का बॉर्डर बना रहा है, यहाँ ये बात क्लियर हो गई। बांग्लादेश में एंट्री जब करती है तो इसमें आकर के तिस्ता नदी मिलती है, जो कि कहां से आ रही है, कंचनजंगा श्रेणी से ना, वहां से आकर के मिलती है, इसका नाम जमुना हो जाता है। फिर इधर से पद्मा में आकर के मिलती है, पावना के पास, पद्मा नाम से आगे बढ़ती है, इधर से सुरमा आती है, दोनों चांदपुर में मिलते हैं, मेघना नाम से आगे बढ़ जाते हैं। सलमान है, मेघना और बराक एक तरीके से कहा जाए तो दो शाखाएं हैं, है ना, दो शाखाएं हैं, बट क्या है यहाँ पे एक शाखा ऐसे वहीं पे आकर के कुछ दूर जाने के बाद विलुप्त हो जाती है और एक शाखा आगे बढ़ रही है ना, ठीक है। अच्छा, ये बातें क्लियर हुई। अब यहीं पे देखिए ये जो हुगली नदी है, हुगली नदी कोलकाता तट को पार करती है ना, कोलकाता को, ध्यान दीजिएगा, कोलकाता तट को पार करके आगे हुगली नदी भी बंगाल के खाड़ी में अपना जल गिराती है। हालांकि हुगली डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अब यहाँ पे देखिएगा कि इन दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र बन रहा है ना, एक डेल्टा का निर्माण होता है। यहाँ किसका निर्माण होता है, डेल्टा का निर्माण होता है, और इस डेल्टा का नाम होता है सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, नोट कर लेंगे इस सारे पॉइंट को, सबसे बड़ा डेल्टा है। अब आगे आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सुंदरबन का डेल्टा किन दो नदियों द्वारा निर्मित है, तो आपका जवाब होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र, है ना, सीधा सीधा जवाब। लेकिन अगर ऑप्शन में गंगा ब्रह्मपुत्र नहीं दिया है तो अगर ऑप्शन में गंगा ब्रह्मपुत्र नहीं दिया है तो कहीं ना कहीं हुगली मेघना दिया होगा, है कि नहीं, ठीक है, तो ये दिया होगा, तो इस हिसाब से आप इसको समझ जाएंगे हुगली और मेघना ना। तो सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा हो गया, है कि नहीं। ये बातें यहाँ तक क्लियर हो गई। तो फटाफट सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं कि भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी, इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर, कहां से निकले, चेमा यंगडुंग ग्लेशियर, कैलाश पर्वत श्रेणी, है ना। देखिए कैलाश पर्वत श्रेणी से सा नाम की 3 नदियां निकल रही हैं, सिंधु, सतलज और सांगपो, है ना, 2 पश्चिम की तरफ बह रही है और एक पूर्व की तरफ प्रवाह कर रही है ना, सिंधु, सतलज एंड सांगपो, तीनों कैलाश से ही निकल रही है, कैलाश पर्वत श्रेणी के पास से ही निकल रही है। बातें क्लियर हुई, कोई डाउट नहीं ना। यांग्याप दर्रे से एंट्री, नामचा बरवा पर्वत के पास से एंट्री, सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, नाम परिवर्तन कैसे हुआ, उसके बाद देख रहे हैं कि ये अवसादी क्षेत्र बड़े मैदानों से, मतलब मैदान से बहती है, ठीक है, अवसादी क्षेत्रों से बहती है, ठीक। और उसके बाद जब इसमें मानसून काल में ना इसका जो प्रवाह क्षेत्र होता है काफी बड़ा हो जाता है, चौड़ाई लगभग जो है 10 किलोमीटर हो जाती है असम में इसकी, ठीक है, काफी बड़ा जलग्रहण क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। ये नदी द्वीप का निर्माण करती है, सबसे बड़ा नदी द्वीप में मांजुली द्वीप है और कई छोटे छोटे द्वीप बनते हैं। इस तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी का पूरा कॉन्सेप्ट था, है कि नहीं। तो मेरे हिसाब से चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आप लोग वीडियोस को पूरा लास्ट तक देखा करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ठीक। आज की क्लास को यहीं पे रुकते हैं, धन्यवाद।